छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के करीबी अफसरों के खिलाफ ईडी की छापेमारी के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। ईडी की छापेमारी से कांग्रेस बौखला गई है और तरह तरह के सवाल उठाने लगी है। प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीम्स ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसीज के निशाने पर आईएएस और सीए सहित कई अधिकारी और कारोबारी थे। ये सारे सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जा रहे हैं। ईडी ने जिन बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा, उनमें रायगढ़ के कलेक्टर रानू साहू, खनन विभाग के निदेशक आईएएस अधिकारी जेपी मौर्य, रायपुर में अधिकारी समीर बिश्नोई और कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। छापेमारी के लिए ईडी की टीम ओडिशा और पश्चिम बंगाल की गाड़ी में पहुंची थी। सूत्रों का ये कहना है कि छापेमारी में 4 करोड़ रुपए नकदी, करोड़ों की ज्वेलरी और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कार्रवाई को चुनाव से जोड़ दिया है, वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम करार दे दिया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है, इसलिए ईडी आईटी के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे, ये आखिरी नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था, कई साल से बोल रहा हूं कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी के एटीएम हैं। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं, राज्य में अवैध वसूली हो रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की मनमानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा ब्रेक लगा दिया। असल में बंगाल में ममता बनर्जी संविधान और कानून को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रही थीं। यही वजह है कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना उन्होंने कुलपतियों की नियुक्ति शुरू कर दी, और ऐसा किया भी तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ को दरकिनार कर। ममता बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति कर दी, जिसे हाईकोर्ट ने ये कहकर रद्द कर दिया कि बिना राज्यपाल की मंजूरी के किसी को कुलपति नहीं बनाया जा सकता। तिलमिलाई ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर सोनाली चक्रवर्ती की नियुक्ति को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अनुमोदन के बिना इस तरह का फैसला नहीं ले सकती। इससे पहले 13 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनर्नियुक्ति को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा था कि कुलपति अब इस फैसले की घोषणा के समय से कुलपति नहीं हैं, उन्हें हटा दिया गया है। ममता सरकार की तरफ से सोनाली चक्रवर्ती की पिछले साल 27 अगस्त को कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर पुनर्नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब की सत्ता हाथ लगते ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने सियासी विरोधियों से ताबड़तोड़ निपटने के लिए जमकर मामले दर्ज करवा रही है। पंजाब की पुलिस दिल्ली से यूपी तक दौड़ लगाने में लगी हुई है। कुमार विश्वास, तजिंदर पाल सिंह बग्गा और ना जाने कौन कौन, इन सभी के खिलाफ थोक के भाव में पंजाब में एफआईआर दर्ज करवाई गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की बदले की इस कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा भगवंत मान की सरकार पर फजीहत और हो गई। अब इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए। अदालत के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और कहा कि पंजाब में सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर दर्ज करके असुरक्षित आत्ममुग्ध बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका और मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी नजरों से बचाए। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द होने के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया और कहा कि हाईकोर्ट का अरविंद के मुंह पर करारा थप्पड़, मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को गलत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एक केस दर्ज कराया था।
दरअसल बग्गा ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था। उन्होंने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज करवाया था। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया है। शिकायत दर्ज कराने वाले का कहना था कि कुमार विश्वास के इस बयान से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है। उनका कहना था कि इसकी वजह से जब वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया। मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित घर भी गई थी। पुलिस ने जांच में शामिल होने को भी कहा था। इसके खिलाफ कुमार विश्वास हाई कोर्ट चले गए थे। बग्गा पर मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने दिल्ली आई थी। पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा के घर आई तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को रोकने की हर संभव कोशिश दिल्ली पुलिस ने की थी, लेकिन पंजाब पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई। दिल्ली पुलिस की अपील पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र में बचा लिया। दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस दिल्ली लेकर आई थी। इस गिरफ्तारी के विरोध में बग्गा के परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें पंजाब पुलिस को आरोपी बनाया गया था। बाद में बग्गा ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात में पीएम मोदी सहित हिंदुओं के खिलाफ अपना एजेंडा साफ कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने न सिर्फ पीएम मोदी को नीच कहा, बल्कि अब उनके हिंदू विरोधी होने के प्रमाण भी खुलकर सामने आने लगे हैं। गोपाल इटालिया ने अपने वीडियो में कहा, श्री कृष्ण से छुटकारा दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल अर्जुन बनकर आए हैं। और इतना ही नहीं, गोपाल इटालिया की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मंदिरों को महिलाओं के शोषण का अड्डा बता रहे हैं। इस वीडियो में वो महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज नामक किताब कैमरे पर दिखा रहे हैं। इटालिया इसे दिखाते हुए कहते हैं कि लड़कियों, महिलाओं और बेटियों को मंदिर या कथावाचनों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल शोषण होता है। अब इटालिया की ऐसी वीडियोस पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उनके भीतर इतनी हिंदू घृणा कैसे आई। तो इसका जवाब देने के लिए एक ट्विटर यूजर ने इटालिया पर और उनकी किस किस से साठ-गांठ है, इस पर एक पूरा थ्रेड शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे इटालिया के तार घोर वामपंथियों से पहले से जुड़े हुए हैं, जो न केवल गुजरात दंगों के नाम पर राजनीति करते हैं, बल्कि भारत तोड़ो शीर्षक से कार्यक्रम भी कराते हैं। इस थ्रेड में प्रमाणों के साथ बताया गया कि साल 2018 में हिंदू विरोधी शबनम हाशमी और उनके विदेशी फंड्स पर चलने वाले एनजीओ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम का नाम था भारत तोड़ो। इस आयोजन में जो वामपंथियों के साथ अहमदाबाद के गोपाल इटालिया और ऑल्ट न्यूज की निर्झरी सिंह थी, इस कार्यक्रम पर जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें हर्ष मांदर, कविता कृष्णन जैसे तमाम लोगों के नाम लिस्ट में देखे जा सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली शबनम हाशमी खुद अनहद नामक ऐसी एनजीओ की संस्थापक हैं। उनकी एनजीओ ने मेधा पाटकर और तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों के साथ भी काम किया। शबनम हमेशा मोदी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जमकर हिस्सा लेती रहीं, फिर वो चाहे सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो या फिर दिल्ली की सीमाओं को ब्लॉक करने वाले किसानों का प्रदर्शन। सब में शबनम का जिस शख्स ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया वो गुजरात में इस समय आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया हैं। 2018 में शबनम जब गुजरात दंगों को लेकर आयोजित कार्यक्रम के बारे में इंटरव्यू में अपना सारा प्लान बता रही थीं, तो गोपाल उनके साथ खड़े थे। इसके अलावा वहां गगन सेठी नाम का शख्स भी था जो फोर्ड फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और खुद विदेशी फंड्स पर चलने वाली जन विकास एनजीओ का संस्थापक है। अब ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि गोपाल इटालिया के संबंध पहले इन लोगों से होते हैं, फिर वह अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हैं और आम आदमी पार्टी को भी फोर्ड फाउंडेशन की ओर से फंड मिलने लगता है, उन्हें अवार्ड दिए जाने लगते हैं। सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी तो सरकार को कौन चलाएगा? क्या उसे आम आदमी पार्टी चलाएगी या उसमें शबनम हाशमी का हाथ भी होगा, जो भारत तोड़ने जैसे शीर्षक के साथ कार्यक्रम कराती हैं? मेधा पाटेकर होंगी, तीस्ता सीतलवाड़ होंगी या हर्ष मांदर और अन्य वामपंथी होंगे जिन्होंने आज तक सिर्फ गुजरात के विकास परियोजना कार्यों में रोड़ा बनने का ही काम किया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।
बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और सरकार बना ली। सरकार बनाने के लगभग 2 महीने बाद अब इस महागठबंधन की पहली परीक्षा है। बिहार की गोपालगंज और मोकामा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें पहली ही परीक्षा में बेतरतीब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव की मामी गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरने जा रही हैं और गोपालगंज विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की राह में अपने मामा साधु यादव ही सबसे बड़ा रोड़ा साबित होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी और तेजस्वी की मामी इंदिरा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अपने भांजे के खिलाफ ताल ठोकती नजर आएंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब न सिर्फ मुकाबला रोमांचक हो गया है, बल्कि भाजपा के लिए ये एक मौका भी होगा, क्योंकि इतना तो तय है कि साधु यादव और इंदिरा देवी मिलकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। बता दें कि ये दूसरा मौका होगा जब गोपालगंज विधानसभा से इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले साल 2005 में वो इस सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ चुकी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर इंदिरा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी अपने पति की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के टिकट पर उतरी हैं, जबकि आरजेडी ने इस सीट पर मोहन गुप्ता को उतारा है। गौरतलब है कि गोपालगंज विधानसभा सीट बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई और सुभाष इस सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। वो बीजेपी कोटे से मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ की जनता फिलहाल सिंपैथी के चलते कुसुम देवी के साथ है। लेकिन इंदिरा देवी के मैदान में उतर जाने के बाद ये मुकाबला आसान नहीं होगा और सबसे बड़ी मुश्किल आरजेडी के लिए है। हालांकि इस बार महागठबंधन में कांग्रेस की बजाय आरजेडी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी है, इसलिए आरजेडी भी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन अब उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। बता दें कि गोपालगंज विधानसभा सीट पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने बसपा के टिकट पर हुंकार भरी थी। वो इस चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने तब बीजेपी के दिवंगत विधायक सुभाष सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी के सुभाष सिंह को इस चुनाव में जीत हासिल हुई थी। उन्हें कुल 77,791 वोट मिले थे, जबकि बसपा के प्रत्याशी रहे साधु यादव को 41,039 वोट मिले थे। वो दूसरे नंबर पर थे, जबकि महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे बिहार के पूर्व सीएम अब्दुल गफूर के पोते आसिफ गफूर यहाँ तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें कुल 36,460 वोट मिले थे। वहीं बिहार के गोपालगंज विधानसभा के अलावा मोकामा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये सीट अनंत सिंह को 10 साल की सजा के बाद खाली हुई है। बहरहाल सरकार बनाने के बाद महागठबंधन और खास तौर पर आरजेडी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, जिसकी राह बेहद मुश्किल होने वाली है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली की छुट्टी तय हो गई, तो ममता बनर्जी को सियासत करने का एक मौका मिल गया और उनकी पार्टी बीसीसीआई को सियासत में घसीट लाई। टीएमसी ने सीधे सीधे बीजेपी को घेर लिया और बीजेपी ने कई बार गांगुली को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन गांगुली पार्टी में शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने आज उसी का बदला ले लिया। असल में ठीक एक दिन पहले शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब उसी गिरफ्तारी की खींच टीएमसी गांगुली के बहाने बीजेपी पर उतारने की कोशिश कर रही है। टीएमसी नेता डॉक्टर शांतनु सेन ने कहा कि अमित शाह कुछ महीनों पहले सौरव गांगुली के आवास पर गए थे। जानकारी है कि गांगुली से बार बार भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया जा रहा था। शायद उन्होंने भाजपा में शामिल होने में सहमति नहीं जताई और वे बंगाल से हैं, इसलिए वह राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार हो गए। खास बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय पहले पूर्व क्रिकेटर के घर खाने पर गए थे। इससे पहले भी टीएमसी ने बीजेपी पर गांगुली का अपमान करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था कि हम इस मामले में सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने चुनाव के बाद इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रखा है, इसलिए इस तरह की अटकलों पर प्रतिक्रिया देना भाजपा की जिम्मेदारी है।
ऐसा लग रहा है कि भाजपा सौरव का अपमान करने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉजर बिन्नी गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि सौरव गांगुली ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में रॉजर बिन्नी को 18 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड की सालाना बैठक में निर्विरोध चुना जा सकता है। जैसे ही बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ से गांगुली का नाम बाहर होने की खबरें सामने आई तो टीएमसी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। शांतनु सेन ने ट्वीट किया और कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध का एक और उदाहरण, अमित शाह के बेटे सचिव के तौर पर बने रहे लेकिन सौरव गांगुली नहीं। क्या इसकी वजह उनका ममता बनर्जी के राज्य से होना है या उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की इसलिए? दादा, हम आपके साथ हैं। भाजपा ने सभी आरोपों से इनकार किया कि गांगुली क्रिकेट के दिग्गज हैं और बीसीसीआई के फैसले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ये क्रिकेट की दुनिया से जुड़ा मामला है और क्रिकेट से जुड़े लोग ही इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी को भाजपा पर हमला करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए वह इसका राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि हमें नहीं पता कि भाजपा ने कब गांगुली को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। वह क्रिकेट के दिग्गज हैं। कुछ लोग बीसीसीआई में हुए बदलाव पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जब वह बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे तो क्या इसमें कोई उनकी भूमिका थी? टीएमसी को हर मुद्दे का राजनीतिकरण बंद करना चाहिए। 2021 से ही अटकलें जारी हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले गांगुली को पार्टी में लाने की कोशिश कर रही थी। जनवरी 2021 में जब गांगुली को दिल का दौरा पड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ अपडेट लिया था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। राजनीति से दूरी रखने वाले गांगुली ने 1 सितंबर को ममता बनर्जी के साथ मंच साझा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के पाकिस्तान प्रेम से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब इसी पाकिस्तान प्रेम के चक्कर में भगवंत मान पड़ गए हैं। यही वजह है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापारी संबंधों को फिर से शुरू करने की मांग कर दी। पाकिस्तान से व्यापार शुरू करने की मांग के बाद बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों ने भगवंत मान को घेरना शुरू कर दिया। भारत सरकार के जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2019 को भारत से व्यापार पर रोक लगा दी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को पीपीपी यानी पाक परस्त पार्टी कहा। पूनावाला ने ट्वीट किया और कहा कि आम आदमी पार्टी का पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस पाक प्रेम जैसा ही है। जैसे कांग्रेस आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, बालाकोट में सबूत मांगा था, भारत पर पुलवामा का आरोप लगाया था। इस साल 14 और 15 जुलाई को बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने व्यापार फिर से शुरू करने की मांग उठाई थी। विधानसभा चुनावों के दौरान ऐसा ही पाकिस्तान प्रेम नवजोत सिंह सिद्धू पर भी सवार हुआ था। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू करने की जमकर वकालत भी की थी। नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया और नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब जब कांग्रेस को होश आया तो उसने भी मान सरकार की मांग पर सवाल उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पूछा कि जब भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्त नहीं है तो व्यापार कैसे संभव है। दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उनके मुताबिक कुलदीप सिंह धालीवाल ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग उठाई। पंजाब के अलावा किसी और राज्य ने ये मांग नहीं उठाई। भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य द्विपक्षीय व्यापार अब 3 साल से अधिक समय से बंद पड़ा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा की दूसरी लहर आई और मोमिनपुर में हंगामा शुरू हो गया। पहले की तरह ममता बनर्जी की सरकार और वहां की पुलिस तमाशा देखती रही और मोमिनपुर में हिंसा का तांडव जारी रहा। ममता बनर्जी के इस रवैये पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीखे सवाल उठाए और सरकार के साथ पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को मोमिनपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ये भी कहा कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी। हिंसा मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने डीजीपी को कड़ा कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि आगे कोई हिंसा न हो। कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा
क्या हिंसा के दौरान बम विस्फोटकों के बारे में केंद्र को अवगत करवाने के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया गया था? हिंसा के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA से जांच की मांग वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, ऐसे मामलों में केंद्रीय एजेंसी से जांच की आवश्यकता है या नहीं। इस पर निर्णय लेने के लिए NIA अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र को रिपोर्ट भेजना आवश्यक है। मामले की सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल किए कि जब बम मिले तो NIA की धारा क्यों नहीं लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि बम फेंके गए, उसके सबूत मिले हैं, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, फिर भी पुलिस ने NIA की धारा नहीं लगाई। कोर्ट ने इस विषय पर पुलिस से लिखित जवाब तलब किया है। मोमिनपुर में हिंसा की घटना को लेकर वकील सुष्मिता साहा दत्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोमिनपुर हिंसा की घटना के संबंध में मामला दर्ज करने की अनुमति दी। इसके तहत कोर्ट ने कलकत्ता पुलिस से पूछा कि महानगर वासियों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए। इसके साथ ही मोमिनपुर हिंसा को लेकर कोर्ट ने पुलिस की भूमिका को लेकर भी नाराजगी जताई। दरअसल लक्ष्मी पूजा के दिन कोलकाता के खिदिरपुर और मोमिनपुर इलाके में 2 समुदायों में हिंसा की घटना घटी थी। स्थानीय लोगों का आरोप था कि उपद्रवियों ने घर तोड़ डाले, कई दुकानें जला दी तथा कथित रूप से वहीं एक झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में हिंसा हुई। सड़कों पर खड़ी बाइक्स तोड़ दी गई। इसके साथ ही उपद्रवियों ने कुछ छोटी छोटी गुमटियां जला डाली। हिंसा से डरे ये लोग अपने घर छोड़कर चले गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने हिंसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होने हैं। इनमें से हरियाणा हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि भाजपा ने यहां से कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे और पूर्व सीएम भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस ने भी आखिरकार किसी तरह से अपने उम्मीदवार का ऐलान करते हुए जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। जयप्रकाश यानी जेपी हिसार से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सत्येंद्र सिंह पहले बीजेपी में थे, लेकिन पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ये आम आदमी पार्टी के साथ हो लिए। इसलिए यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है और यही बात कांग्रेस को परेशान कर रही है, क्योंकि पूरे देश की तरह आम आदमी पार्टी यहाँ भी उसी का वोट काट सकती है। अब इससे भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के मौके और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर ये सीट हारना नहीं चाहेगी। वजह है कुलदीप बिश्नोई। दरअसल आदमपुर सीट से कांग्रेस विधायक के रूप में कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से बगावत करते हुए अगस्त में इस्तीफा दे दिया था और वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस वक्त उन्होंने गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं पर खूब हमला बोला था, इसलिए कांग्रेस उनके पाले में ये सीट फिर से नहीं देना चाहती। वहीं भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई इससे पहले मई 2019 में हिसार से संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने के बाद पार्टी ने उन्हीं के कहने पर उपचुनाव के लिए उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा। इस सीट को बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव के लिए अब तक उम्मीदवार खोजने के लिए ही संघर्ष कर रही थी। उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आयोजित बैठक में कई नेता अनुपस्थित रहे थे। इसमें AICC प्रभारी विवेक बंसल, पूर्व PCC प्रमुख कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी भी शामिल हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अपने खेमे के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अन्य नेताओं को विश्वास में नहीं ले रहे थे। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें इन बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा था। गौरतलब है कि हाल ही में किरण चौधरी ने कहा था कि इन दिनों पार्टी में सब कुछ एक तरफा हो रहा है। परोक्ष रूप से हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि AICC से परामर्श किए बिना एक तरफा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। वहीं हरियाणा PCC प्रमुख उदय भान ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने के लिए किरण चौधरी की आलोचना की। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता संपत सिंह से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं बेटे की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा, भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार। आदमपुर में कमल खिलाकर जनता एक बार फिर से हमारे पीढ़ियों के रिश्ते को
और मजबूती देगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।